हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों। आज हम बात करेंगे इसके फाइनल टेक्स्ट के ऊपर, फाइनल वीडियो के ऊपर, और कोशिश करेंगे इसी में निपटा दें इसको। तो आज का जो टाइटल रहा है 5 नंबर का, वो है व्हाट द थंडर सेड। देखिए, हमने कल भी बात करी थी, अपने जो इंट्रोडक्शन वीडियो इसका था, जिसमें हमने बात की थी कि भाई इसमें रिजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम शुरू से बात करते आए हैं कि पहला पार्ट इंट्रोडक्शन को बताता है, दूसरा और तीसरा लस्ट को बताता है, चौथा ग्रीड को बताता है और पांचवा रिजोल्यूशन को बताता है। तो आज हम रिजोल्यूशन के पार्ट की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे इस बारे में क्योंकि टीएस एलियट ये कहेंगे कि अगर आप भी अपने ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं तो जीसस क्राइस्ट के सिद्धांत को फॉलो कीजिए, क्रिश्चियनिटी की तरफ आप आइए। क्रिश्चियनिटी की तरफ अगर आप आएंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। इस तरह की बातें यहाँ पर चलेंगी। इसी के अलावा कल हमने वीडियो में 4 पार्ट के डिस्कस किया था कि भाई पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन देखा था। उसी तरह से हमने बाकी के 3 पार्ट भी, एक भाई चैपल पेरिलस की यात्रा की तरफ, एक जर्नी टू इमॉस की तरफ, फिर लास्ट में जो ब्रह्मा जी की जो प्रजापति की जो भविष्यवाणी है या फिर जिनका साउंड है दा दा दा, उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। आज हम उन चारों इंसिडेंट्स को एक एक करके ढंग से देख लेंगे। इमेजरी का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल मैंने करने की कोशिश की है, आपके सामने अच्छी इमेज लगाई है ताकि थोड़ा सा माइंड में एक इमेजरी क्रिएट हो, आपको याद रखने में आसानी हो। देखिए, जो पहला पार्ट है वो है जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन। इसे वो मैंने टाइटल में डाला है, इसकी आपके बुक में टाइटल लिख नहीं रहा होगा, आपकी बुक में शुरू हो रहा होगा आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड से। लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद रह पाए, मेमोराइज रह पाए। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ 20-30 सेकंड में इसका, कि इसमें जीसस क्राइस्ट को बंदी बनाने के लिए और उनको सूली पर लटकाने के लिए आदेश दिया जाता है, और सैनिक जो हैं उनको पकड़ने के लिए आते हैं। और इसकी वजह से सारे लोग डर जाते हैं और गार्डन में छुप जाते हैं। वो गार्डन का नाम है गेट्समैन का गार्डन, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर वो अगोनी, यहाँ पर वो पीड़ा दिखाई जाएगी, लोगों की चिल्लाहट दिखाई जाएगी डर के मारे कि जीसस क्राइस्ट को दफनाया जाए, वो सूली पर लटकाया जाएगा, उनका दर्द यहाँ पर दिखाया जाएगा। और सडनली फिर बिजली कड़केगी और सिंबल आ जाएगा कि भगवान का पुनर्जन्म हो चुका है। इसके बारे में हम बात करेंगे फर्स्ट एपिसोड क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट में। देखिए, आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड, देखिए टॉर्च लाइट का मतलब है वो मशालें जो कि वो सैनिक वगैरह लेकर आए हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में कोई टॉर्च तो होती नहीं थी। तो ये है उन मशालों से कि भाई वो सैनिक आ गए हैं, मसालों को लेकर आ गए हैं, उन स्वेटी फेसेस, चेहरे उनके भी लाल हैं और उन लोगों के भी लाल हैं जो कि वहाँ पर जीसस क्राइस्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अच्छे इंसान को कभी भी अच्छे इंसान पकड़ना नहीं चाहते, चाहे वो किसी के नौकर हों, लेकिन वो मजबूरी में आते हैं कि भाई हमारी तो नौकरी का सवाल है। तो सैनिक आए हैं, अपने हाथों में मशाल लेकर आए हैं आफ्टर द फ्रॉस्टी साइलेंस, और बिल्कुल सन्नाटा छा गया है वहां पर, बिल्कुल एकदम सन्नाटा। इन द गार्डन, कौन से गार्डन में? गार्डन ऑफ गेट्समैन के में। गेट्समैन की स्पेलिंग आपको कल भी मैंने बताई थी, कल हमने पूरे टेक्स्ट को डिस्कस किया था। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, इस चैनल से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं स्पेलिंग जरा बोल के दे देता हूँ कि GETHSEMANE, ये है गेट्समैन यानी गार्डन ऑफ गेट्समैन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 लाइनों को देखकर, और गार्डन को अंडरलाइन करके पूछ लेगा एग्जामिनर कि भाई ये गार्डन कौन सा गार्डन है, तो आपको बताना पड़ेगा गेट्समैन का गार्डन है ना। तो सैनिक आ गए हैं, जीसस क्राइस्ट को बंदी बनाने आ गए हैं, बिल्कुल सन्नाटा छा गया उस गार्डन में आफ्टर द एगोनी इन द स्टोनी प्लेसेस। और इस बंजर स्थान पर काफी एगोनी, काफी दर्द और पीड़ा को देखा जा सकता है यहाँ पर। द शाउटिंग एंड क्राइंग, जो लोग हैं वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। प्रिजन्स एंड पैलेस एंड रिवर्बरेशन, और जेलों में भी और महलों में भी इस तरह की घटनाएं देखी जा सकती हैं। और रिवर्बरेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर प्रतिध्वनि आ रही है। प्रतिध्वनि का मतलब ये है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर रो रहे हैं, उनके दर्द को दिखा रहे हैं, उसी तरह से जो ऑफ थंडर एंड स्प्रिंग, जो कि बिजली कड़क रही है स्प्रिंग के टाइम में, वो भी अपने दर्द को दिखा रही है। तो यहाँ पर लोगों की शाउटिंग को थंडर ऑफ स्प्रिंग से कंपेयर कर लिया गया है। तो वो कह रहा है कि पुनर्प्राप्ति हो रही है लोगों की आवाज में, जिस तरह से लोग रो रहे हैं उसी तरह से पुनर्प्राप्ति हो रही है उन्हीं की आवाज के बदले में, थंडर की, ऑफ स्प्रिंग ओवर डिस्टेंट माउंटेन, उन दूर स्थित पहाड़ों पर। देखिए, आपसे क्वेश्चन दो ही बन सकते हैं इसमें। एक तो आता है गार्डन, गार्डन का टाइटल कि भाई कौन सा गार्डन है, वो है गेट्समैन का गार्डन। एक है ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग कि भाई ये थंडर ऑफ स्प्रिंग किसका सिंबल है? ये सिंबल है कि भगवान जीसस क्राइस्ट का पुनः जन्म हो चुका है, यानी रीबर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगर आप लिखना चाहें तो ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग के नीचे लिख लीजिए रीबर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। का ये सिंबल है कि बिजली कड़क चुकी है और लग चुका है कि भगवान जीसस क्राइस्ट जो हैं पुनर्जन्म को प्राप्त कर चुके हैं। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो दो क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया, गार्डन का टाइटल और जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म यहाँ पर दिखाया गया है। ये दिखाता है कि अगर इंसान चाहे और
सच्चे दिल से चाहे तो भगवान को भी पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है, चाहे वो मर ही क्यों ना गए हों, यानी उनका देवलोक गमन क्यों ना हो गया हो। इसके बाद 3 लाइन हो जाती हैं, और 3 लाइन के बाद ये जो आपका जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन वाला मामला है ये पूरा हो जाता है। देखिए इस पार्ट की सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, वो ये है कि ही, वो व्यक्ति है जीसस क्राइस्ट, कि ही हु वॉज लिविंग, जो कि अब तक जिंदा था, इज नाउ डेड, अब मर चुका है, क्योंकि अब तक जीसस क्राइस्ट जिंदा थे, अब उनको सूली पर लटका दिया गया है, अब वो मर चुके हैं। और वी है उन लोगों के लिए जो कि ये लोग बात कह रहे हैं, वो लोग जो कि जीसस क्राइस्ट की डेथ पर शोक मना रहे हैं, अपना अगोनी, अपना दर्द, अपनी पीड़ा प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग हु वर लिविंग, जो कि अभी भी जिंदा हैं, अभी भी जिंदा थे, आर नाउ डाइंग, अब हम मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, विद ए लिटिल पेशेंस, बहुत ही कम धैर्य के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोट आपसे पूछा जा सकता है कि वो व्यक्ति जो अब तक जिंदा था वो मर चुका है, और हम जो जिंदा हैं हम मर रहे हैं बहुत लिटिल धैर्य के साथ। ये किस चीज़ को शो करता है? ये दिखाता है उस दर्द, उस पीड़ा को, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से पार्ट को दिखाता है? ये पार्ट नंबर फर्स्ट को दिखाता है। और कौन सा फर्स्ट पार्ट? मतलब वॉट द थंडर सेड का पार्ट फर्स्ट, यानी क्रूसिफिकेशन। एक्चुअल में इसमें पार्ट बटे हुए नहीं है, हमने हमारी सहूलियत, हमारी सुविधाओं के हिसाब से बांटा है। तो अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन कौन से उसमें दिखाया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा वॉट द थंडर सेड में दिखाया गया है। तो आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा। अब हम बात करेंगे आगे जर्नी टू चैपल पेरिलस की। देखिए यहाँ से मैं इस सेक्शन को थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ और इसको थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अब सेकंड पार्ट जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें वेस्टलैंड जो कि फर्टाइल नहीं है, फ्यूटाइल हो चुकी है, व्यर्थ हो चुकी है। देखिए दो ही अर्थ हैं, दो ही स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, एक होता है फर्टाइल और एक होता है फ्यूटाइल। फर्टाइल का मतलब उर्वरक, यानी वो जमीन जो कि उर्वरक है, और फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ हो जाना। तो यहाँ पर फर्टाइल वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वेस्टलैंड जमीन बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है। अब उसको फर्टाइल करना है तो भगवान की प्राप्ति जरूरी है, क्योंकि ये लोग तो सेक्स में घिरे हुए रहते हैं, इनको तो दिन भर बस सेक्स ही चाहिए। तो अब ये भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं ताकि इनकी जो ज़मीन है, जो बंजर है, वो भगवान की प्राप्ति होने के साथ साथ ही पुनः अपना उद्धार प्राप्त कर सके और उसमें प्रोडक्टिविटी हो सके, उसमें उत्पादन की क्षमता पैदा हो सके। तो हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, जर्नी टू चैपल पेरिलस। हेयर इज नो वाटर, यहाँ पर कोई पानी नहीं है। अब देखिए जैसा कि वो चैपल पेरिलस की यात्रा करने जा रहे हैं, है ना, सर पारसीफल जो जा रहे हैं, और वो यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जमीन जो है उनकी किंगफिशर की, उसको फर्टाइल किया जा सके। तो वो कहते हैं कि हेयर इज नो वाटर, यहाँ पर कोई पानी नहीं है, बट ओनली रॉक, सिवाय क्या है यहाँ पर? चट्टाने ही चट्टाने हैं। रॉक एंड नो वाटर, ना तो कोई यहाँ पर पानी है, केवल चट्टाने हैं। एंड द सैंडी रोड, और यहाँ पर जो जमीनें हैं वो बिल्कुल पथरीली हैं, यहाँ पर मिट्टी वाली जमीनें हैं। द रोड विंडिंग अबव अमंग द माउंटेन्स, और ये रोड है ना, ये कहाँ की तरफ जा रही हैं? पर्वतों की तरफ जा रही हैं। विच आर माउंटेन्स ऑफ रॉक, जो कि क्या है? माउंटेन्स हैं, चट्टानों के माउंटेन हैं, पत्थर, जो चट्टाने होती है ना, पथरीली चट्टाने, उनके माउंटेन्स है विदाउट वाटर, लेकिन यहाँ पर कोई पानी नहीं है। आप जानते हैं, वैसे भी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जब ज्वालामुखी का लावा निकलता है तो वो ठंडा हो जाता है, बाद में वो चट्टाने बन जाती हैं। अब सीधी सी बात है, वहां पर पानी कहाँ से आएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर माउंटेन्स हैं, यहाँ पर रॉक्स हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पानी नहीं है। इफ देयर वर वाटर, यदि यहाँ पर पानी होता, वी शुड स्टॉप, तो हम यहाँ पर रुकते थोड़ी देर के लिए, एंड ड्रिंक, और थोड़ा सा पानी पीते। अमंगस्ट द रॉक, क्योंकि इन चट्टानों के बीच, वन कैन नॉट स्टॉप एंड थिंक, क्योंकि यहाँ ना कोई रुक सकता है और सोच नहीं सकता है बिल्कुल भी। स्वेट यानी पसीना, इज ड्राई, यहाँ तो पसीना भी सूख चुका है। एंड फीट आर इन द सैंड, और हमारे जो पैर हैं वो भी किस में धस चुके हैं? इस सैंड में धस चुके हैं। इफ देयर वर ओनली वाटर अमंगस्ट द रॉक, यदि यहाँ पर पानी होता इन चट्टानों के बीच, तो डेड माउंटेन्स माउथ ऑफ कैरियस, कैरियस टीथ का मतलब है एक तरह से एक दानव का दांत या फिर कीड़े के दांत, है ना। तो अगर यहाँ पर पानी होता इन चट्टानों के बीच, लेकिन है नहीं है। यहाँ पर जो माउंटेन है ना, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई दानव के दांतों की तरह, कोई दानव के मुंह की तरह, कोई कीड़े के दांतों की तरह। दैट कैन नॉट स्पिट, लेकिन यहाँ पर थूका थाकी नहीं हो सकती है। सीधी सी बात है, जब पानी ही नहीं है, मत थूकने का काम तो कैसे ही होगा? जब सलाइवा ही नहीं बनेगा तो थूकेगा कहाँ से आदमी, है ना। हेयर वन कैन नाइदर स्टैंड, ना तो कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हो सकता है, नॉर लाए, ना कोई लेट सकता है, नॉर सिट, ना ही कोई यहाँ पर बैठ सकता है। तो दोस्तों ये है वो जमीन, वेस्टलैंड, जहाँ पर आध्यात्म तो है ही नहीं, साथ साथ नैतिक सुविधाएं, मॉरल सुविधाएं भी यहाँ पर, जो अपनी एसेंशियल सुविधाएं वो भी यहाँ पर नहीं है। पानी तक नहीं है तो फिर क्या मिलेगा? और पानी यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग लस्ट में डूबे हुए हैं, सेक्स में डूबे हुए हैं। तो भगवान ने भी इस जमीन को बिल्कुल बंजर कर दिया है कि तुम पानी के लिए भी तरसोगे, मैं तुम्हें कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराऊंगा। भगवान ने भी ये चीज सोच ली है।
तो इसलिए वो कहता है हेयर वन कैन नाइदर स्टैंड, ना तो कोई आदमी यहाँ खड़ा हो सकता है, ना लेट सकता है, ना ही बैठ सकता है। देयर इज नॉट इवन साइलेंस इन द माउंटेन्स, ना ही इन पर्वतों में यहाँ पर किसी भी तरह की साइलेंस है। आगे वो कहता है बट लेकिन ड्राई स्टराइल, स्टराइल का मतलब होता है बांझपन, जो औरत जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसे बांझ कहते हैं ना, उसी तरह से वेस्टलैंड भी बांझ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की आध्यात्मिकता को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर पानी भी नहीं है। तो जो उसको कंपेयर किया गया है बांझपन से, वेस्टलैंड को, द ड्राई स्टराइल एंड थंडर विदाउट रेन, क्योंकि इस जमीन पर क्या नहीं है, किसी भी तरह से बारिश नहीं होगी। आगे वो कहता है देयर इज नॉट इवन सॉलिट्यूड, यहाँ पर कोई सॉलिट्यूड, कोई एकाकीपन, कोई एकांत भी नहीं है इन द माउंटेन्स, इन पर्वतों में। इसका मतलब इन पर्वतों में कोई एकांत भी नहीं है, यानी शांति भी नहीं है। बट लेकिन रेड सलन फेस, यहाँ पर लाल उदास चेहरे दिखाई देते हैं। स्नियर जो कि तिरस्कार करते हैं, एंड स्नर्ल जो कि घुर्राहट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि देखो जब इंसान के पास सुविधाएं नहीं होती तो उसको गुस्सा आता है, वो घुर्राते हैं, एक दूसरे को तिरस्कार करने की भावना से देखते हैं। यहाँ पर फ्रॉम डोर्स ऑफ मड क्रेक, मड क्रेक मतलब होता है मड से द्वारा बने हुए, मिट्टी से बने हुए, जिनमें भी क्रैक आ चुके हैं, क्योंकि पानी नहीं है तो नमी नहीं है, नमी नहीं है तो वहां पर क्रैक आ चुके हैं, सूखापन हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ डोर्स हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो कि मिट्टी से बने हुए घर होते हैं ना, उनके दरवाजे हैं जिनमें भी क्रैक आ चुके हैं। लेकिन इफ देयर वाटर वर वाटर, यदि यहाँ पानी होता, और जो पानी यहाँ पर है नहीं है, एंड ऑल्सो वाटर है ना, इफ देयर वर नो रॉक, इफ देयर वर रॉक, यदि चट्टान यहाँ पर है, नो वाटर यहाँ पर कोई पानी नहीं है, एंड वाटर और कोई पानी है ही नहीं है। एक स्प्रिंग, एक बसंत का मौसम यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है। ए पूल, यहाँ पर काश एक पूल होता अमंग द रॉक, इन चट्टानों के बीच में। आगे वो कहता है इफ देयर वर द साउंड ऑफ वाटर ओनली, यदि यहाँ भगवान चाहता तो केवल यहाँ पानी का साउंड तो कम से कम होता, लेकिन यहाँ पर तो पानी तो छोड़ो, पानी का साउंड भी नहीं है। अब पानी का साउंड कैसे आएगा जब पानी नहीं है? वो इसलिए कह रहा है इस बात को टी एस एलियट, क्योंकि आगे उसने एक जानवर का, एक कीड़े का मेंशन किया है जिसका नाम है सिकाड़ा। देखिए, सिकाड़ा एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसकी आवाज ऐसे करती है जैसे कि कोई पानी बह रहा हो, है ना। तो इसलिए वो कहता है कि यहाँ ना तो पानी है, ना ही कोई सिकाड़ा है, कोई कीड़ा है जिससे कम से कम पानी की आवाज तो सुनी जा सके। एंड ड्राई ग्रास सिंगिंग, यहाँ पर इतना ड्राईनेस है, इतना सूखापन है कि यहाँ की घास भी एक तरह से गाना गा रही है। बट साउंड ऑफ वाटर ओवर ए रॉक, लेकिन यहाँ पर क्या है, साउंड है किसका? पानी का, ओवर ए रॉक, काश होता यहाँ पर साउंड पानी का इस चट्टानों पर। अब वो कह रहा है इस बात को कि भाई सिकाड़ा तो है नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई साउंड भी नहीं है। वेयर, जहां पर द हर्मिट थ्रस, अब देखो हर्मिट क्या है, हर्मिट एक पक्षी है, और हर्मिट पक्षी जब गाना गाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि पानी गिर रहा हो, है ना। तो यहाँ पर कोई हर्मिट पक्षी का साउंड भी सुनाई दे जाता तो अच्छा था। तो यहाँ पर एक हर्मिट पक्षी का उसको साउंड सुनाई तो देता है, जो कि पाइन ट्रीज पर बैठा हुआ है ना। पाइन ट्रीज क्या होते हैं? वो चीड़ के पेड़ नहीं होते क्या, चीड़ के, ताड़ के पेड़ जिनको कहते हैं, चीड़ के पेड़। तो यहाँ पर कोई, जहाँ पर थोड़ा पानी का साउंड सुनाई देता है, और साउंड कैसा है? डिप ड्रॉप, डिप ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। आपसे पूछा जा सकता है कि ये ड्रॉप वर्ड है कितनी बार इस्तेमाल किया गया है? तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार ड्रॉप वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बट देर इज नो वाटर, लेकिन आखिर यहाँ पर कोई पानी नहीं है। तो दोस्तों, ये दिखाता है वेस्टलैंडर्स की फर्टाइलिटी को, कि भाई वहां पर कितना बंजर जमीन है, लोग यहाँ पर अध्यात्म से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। अगर अध्यात्म से ये लोग जुड़े होते तो यहाँ पर जमीन बिल्कुल बंजर नहीं होती, और ये लोग आराम से अपनी जिंदगी को बिता सकते थे। आगे वो, वैसे हमेशा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मिक्स सीन चलेगा, और मिक्स सीन का मतलब, अभी हमने बात की कि चैपल पेरिलस की यात्रा चल रही है, और अचानक टी एस एलियट यहाँ पर जर्नी इमोस की जर्नी को भी इसमें डाल देता है। यानी आप इस पैराग्राफ को शुरू करने से पहले यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं, जर्नी टू इमोस। मैं लिख भी देता हूँ इसको, ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको, ठीक है ना। ये है आपका जर्नी टू इमोस, ये ध्यान रखना, इमास की जर्नी। इसको बोल्ड कर रहा हूं मैं ताकि आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दें। अब यहाँ पर क्या है, जर्नी टू इमोस। अभी हमने बात की कि लोग जा रहे थे, सर पारसीफल जा रहे थे, और चैपल पेरिलस की यात्रा कर रहे थे ताकि उनको होली ग्रेल मिल जाए, और वो अपने जमीन को क्या है, फर्टाइल कर सके, उर्वरक बना सके। तभी टी एस एलियट ने यहाँ पर दूसरी यात्रा घुसेड़ दी है, इमास की यात्रा। वो कहते हैं तीसरी यात्रा है। हमने कल चार पार्ट पढ़े थे ना, कि चार सेक्शंस में बांटेंगे। पहले में क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट दिखाया था, दूसरे में जर्नी टू चैपल पेरिलस दिखाई थी, तीसरे में जर्नी टू इमोस दिखाएंगे। वो कहता है अब यहाँ होता क्या है कि दो विद्यार्थी हैं, दो डिसिपल हैं, दो डिसाइपल हैं, वो चल रहे हैं, वो भी धर्म की यात्रा में खोज में जा रहे हैं, वो भी किसी चर्च की खोज में जा रहे हैं, लेकिन वो दो हैं।
अचानक उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे बीच कोई तीसरा भी चल रहा है। एक्चुअल में वो तीसरा कौन है? वो है सर जीसस क्राइस्ट खुद आ गए हैं। वो अपने भक्तों की रक्षा करने आ गए हैं कि कम से कम ये धर्म की खोज करने जा तो रहे हैं, तो मैं खुद जाता हूँ, इनकी मदद करता हूँ ताकि ये बच्चे बेचारे धर्म की खोज के रास्ते पर आराम से चल सकें। तो ये बच्चे जो हैं, ये जो शिष्य हैं, ये जा रहे हैं आराम से और धर्म के क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं ताकि इनको कोई धार्मिक क्षेत्र मिल जाए और उनकी ज़मीन फर्टाइल हो सके। इनको एक तीसरी आकृति इनके पीछे पीछे चलती हुई दिखाई देती है जब ये मुड़ते हैं, लेकिन उनको सिर्फ महसूस होती है, वो उनकी शक्ल दिखाई नहीं देती है। शक्ल क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि अभी भी ये लोग अधार्मिक हैं, धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने धार्मिकता को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए जीसस क्राइस्ट इनको दिखाई नहीं देंगे। जैसे ये धार्मिकता को प्राप्त कर लेंगे, जीसस क्राइस्ट इनको दिखाई देने लग जाएंगे। तो वो कहता है, हु इज द थर्ड? आखिर कौन है ये तीसरा जो हमारे बीच चल रहा है? हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू? तो एक शिष्य दूसरे शिष्य से कहता है कि यार अपने बीच है कौन ये तीसरा आदमी जो कि अपने पीछे पीछे चल रहा है? व्हेन आई काउंट, जब मैं गिनता हूँ, देयर आर ओनली यू, तो तुम, मैं तो तुम केवल तुम ही दिखाई देते हो मुझको, तो यानी तुम और मैं दो ही आदमी तो हैं। एंड आई टुगेदर, हम दोनों ही तो हैं। बट लेकिन व्हेन आई टुक अहेड, जब मैं थोड़ा आगे पीछे देखता हूँ, वाइट रोड, तो मुझे केवल खाली सड़क दिखाई देती है। देयर इज ऑलवेज अनदर वन वॉकिंग बिसाइड यू, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई तीसरा आदमी हमारे बीच यहाँ पर घूम रहा है, तुम्हारे पीछे कोई तीसरा आदमी चल रहा है। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब होता है एक तरह से खिसकना। मैंने आपको बताया भी है कि गिल्डेड और ग्लाइडेड का अंतर आपको क्लास 11th का मैंने चैप्टर भी बताया है कि जब हम किंग टुट के बारे में आप डिस्कवरिंग ऑफ किंग टुट की बात करेंगे, वहां पर जब लेक्चर बन जाएंगे तो वहां पर आप गिल्डेड और ग्लाइडेड को पढ़ाएंगे। तो आप ग्लाइड का मतलब समझ लिए खिसकने से, खिसकाने से। तो यहाँ पर एक आदमी है जो कि सरक सरक कर हमारे साथ चल रहा है, रैप्ड, वो लिपटा हुआ है इन ए ब्राउन मेंटल। मेंटल का मतलब है यहाँ पर गाउन से, यानी जीसस क्राइस्ट ने गाउन पहन रखा है। हुडेड, जिसमें हुडी लगी हुई है। आप जानते हैं ना आजकल हुडी मिलती है, हुडी जिसमें टोपी वगैरह होती है और इंसान आराम से उसको पहन लेता है, कैप जो आती है ना। तो अभी क्या है, इनको जीसस क्राइस्ट एक तरह से एक हुडी में दिखाई दे रहे हैं, उनका चेहरा इनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो बस इनको एक परछाई दिखाई दे रही है क्योंकि इन्होंने अभी भी धर्म को प्राप्त नहीं किया है। तो ये कहते हैं कि यार ये कौन सी आत्मा है, कौन सा तीसरा आदमी जो हमारे पीछे पीछे चल रहा है? हालांकि हमारे पीछे चल तो रहा है, इसने एक गाउन भी पहन रखा है, एक मेंटल पहन रखा है और एक हुडी जैसा कुछ लग रहा है ये। आई डू नॉट नो वेदर ए मैन और विमेन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी की परछाई है या फिर औरत की परछाई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक शिष्य दूसरे शिष्य से इस बात को कह रहा है। बट हु इज दैट ऑन द अदर साइड ऑफ यू, लेकिन यार देख ये कौन है तेरी दूसरी ओर, तेरे पास कौन खड़ा हुआ है? वॉट इज दिस साउंड हाई इन द एयर, आखिर कौन सा ये साउंड है इस हवा में जो कि ऊंचाई की तरफ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फिर सीन बदल रहा है। ये फिर वही जर्नी टू इमोस चली रही है ना, पहले तो हमने जर्नी टू चैपल पेरिलस की बात करी, अभी भी जर्नी टू इमोस चल रही है। तो इमास की जर्नी में वो कहता है कि देखो ये कैसा साउंड आ रहा है हवा में, इतना भयंकर साउंड आ रहा है। अब साउंड है किसका? मरमर ऑफ मैटरनल लेमेंटेशन, यहाँ पर कोई माता लेमेंटेशन कर रही है, विलाप कर रही है। देखिए ये, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा रेफरेंस बताऊं तो इसमें एक क्राई दिखाई गई है एक मदर की। एक मदर जो है, एक माँ है, वो विलाप कर रही है क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो उसमें काफी लोगों की जानें गई थी, उसमें उसके बच्चे की भी जान चली गई थी। तो वो अपने बच्चे की मौत पर विलाप कर रही है और उसके रोने धोने की आवाज हवा में घूम रही है। तो वो साउंड काफी हाई है, इसलिए वो कह रहा है कि यार व्हाट इज साउंड हाई, ये कौन सा उच्च स्वर है इन द एयर, इस हवा में, जिसमें हमको मरमर, एक बड़बड़ाने की, एक फुसफुसाने की आवाज आ रही है, एक मैटरनल लेमेंटेशन, हमको एक माता के विलाप की आवाज आ रही है। हु आर दोज हुडेड हॉर्स स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब होता है टहलना, चलना, कि भाई कौन से हुडेड हॉर्स हैं। यहाँ हुडेड हॉर्स का रेफरेंस आप समझिए दोस्तों, ये उन रेफ्यूजीज के लिए है, उन शरणार्थियों के लिए है जो कि अनेबल हैं अपने रास्ते को ढूंढने के लिए और अपने डेस्टिनेशन को ढूंढने के लिए। अगर आपको कोई पूछे कि एक्चुअल में हुडेड हॉर्ड्स का मतलब यहाँ पर है क्या, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द रेफ्यूजीज अनेबल टू सी देयर वे और नो देयर डेस्टिनेशन, कि वो शरणार्थी जो कि अनेबल हैं, असमर्थ हैं अपने शरण स्थल को ढूंढने में, अपने डेस्टिनेशन को ढूंढने में, इसलिए उनके लिए वो आया है हुडेड हॉर्सेस। क्योंकि ये खुद ही तो हैं वो, कि भाई जा रहे हैं, टहल रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि इनको जाना कहाँ है, बस ये चल दिए हैं धर्म की खोज में। लेकिन ये तो समय के साथ ही पता लगेगा कि ये एक्चुअल में जा खा रहे हैं। तो वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि कौन सी हवा में ये आवाज आ रही है जिसमें एक माता के रोने का विलाप इतना तेज दिखाई दे रहा है। कौन से ये यात्री हैं जो कि एक शरण स्थल की तलाश में टहल रहे हैं, ओवर एंडलेस प्लेन्स, है ना, इस अंतहीन मैदानों में, स्टम्बलिंग इन क्रैकल्ड अर्थ, ठोकर खाते हुए इस पृथ्वी पर आगे आगे चल रहे हैं, है ना। स्टम्बलिंग का मतलब ठोकर खाते हुए, ना आगे आगे चल रहे हैं। रिंग्ड, यानी ये लोग चारों ओर घूम रहे हैं, यानी रिंग मतलब वॉकिंग अराउंड, यानी चारों ओर ये लोग घूम रहे हैं। बाय द फ्लैट हॉरिजॉन ओनली, यानी
विदाउट पर्पस, यानी ये लोग घूम तो रहे हैं लेकिन इनका कोई पर्पस सामने नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये घूम क्यों रहे हैं। व्हाट इज द सिटी ओवर द माउंटेन्स, ये पर्वतों के ऊपर कौन से शहर हमको दिखाई दे रहे हैं। क्रैक्स एंड रिफॉर्म्स एंड बर्स्ट इन द वॉयलेट एयर, जहां पर क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं यानी थोड़ा टूटा फूटापन दिखाई दे रहा है, थोड़े रिफॉर्म्स की उम्मीद ही वो कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ बर्स्ट हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है इस विनाशकारी हवा में। फॉलिंग टावर्स, यहाँ पर टावर्स भी गिर रहे हैं। अभी देखो टावर गिर रहे हैं क्योंकि देखो मॉरलिटी तो है ही नहीं है यहाँ पर, स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब टावर, कौन से टावर है यहाँ, यहाँ टावर है चर्च के टावर, यानी चर्च के टावर भी यहाँ पर गिर रहे हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका मामला एक्चुअल में है क्या। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ स्थानों को मेंशन किया गया है, जैसे यरूशलेम के टावर गिर चुके हैं, एथेंस के गिर चुके हैं, अलेक्जेंड्रिया, वियना, लंदन, ये टोटल कितने शहरों को नाम मेंशन किया गया है यहाँ पर, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। टोटल यहाँ पर 5 शहरों का नाम मेंशन किया गया है, देखिए ठीक है ना। अब आपको इसको याद कैसे करना है, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपसे जेरूशलम का, एग्जामिनर आपसे एथेंस का, इसके साथ साथ वो आपसे अलेक्जेंड्रिया का और वियना और लंदन को आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़ा सा असेंबल करवा ले, तो आपको उस समय दिक्कत आएगी। तो आप इसको इस तरह से कीजिए, एक थोड़ा सा एक्रोनिम बना लीजिए पहले पहले शब्दों को लेकर। जैसे कि आपने जेरूशलम का जेई ले लिया है ना, फिर आपने एथेंस का एटी ले लिया, उसके बाद आपने अलेक्जेंड्रिया का ए एल ले लिया, ठीक है ना, ये हो गया आपका मामला। और लास्ट में आपने वियना का वी ले लिया और लंदन का एल ले लिया। तो देखियो ये ATAL, ये तो आपको ध्यान आ जाएगा अटल टनल। आपने आपका कभी मनाली हिमाचल प्रदेश गए हो तो आपको पता लग जाएगा, वहां पर अटल टनल है जो करीब 2.5 पौने 3 किलोमीटर लंबी है। और जहां तक कि मेरा नॉलेज है ये सेकंड लंबी है भारत की या फिर विश्व की, ऐसा कुछ टनल है ये। और ये अटल टनल से हम थोड़ा सा एक्रोनिम बना सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि भाई कौन कौन से स्थान है, तो JE से आप डिनोट कर सकते हैं कि जेरूसलम। अटल टनल से आपको याद रख सकता है कि एथेंस, और आपके AL से आपको अलेक्जेंड्रिया ध्यान रखना है, और लास्ट में VL तो वियना और लंदन। 4-5 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये एक्रोनिम है क्या। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से 4-5 बार लिख लेना कि आप, जैसे आपकी बीवी आपसे पूछ कह रही है कि हम, सुनो जी हम घूमने चलते हैं, तो घूमने कहाँ चलेंगे, अटल टनल, तो आप क्या कहेंगे, जी हाँ बिल्कुल चलेंगे। जी मतलब JE, थोड़ा सा याद करने के लिए, कहाँ चलेंगे, अटल टनल, है ना। तो ये स्थान क्या है, वेरी लार्ज, है ना, इस तरह से थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि काफी लंबी टनल है ये। तो थोड़ा सा रटने के लिए इन चीजों को देखो, जब तक हम कुछ ना कुछ तिकड़म नहीं लगाएंगे जब तक याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो V का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी, और लार्ज का मतलब लार्ज तो है ही है। तो ये अटल टनल काफी लार्ज है, तो ध्यान रखना। JE मतलब जेरूसलम, AT का मतलब आपके एथेंस, AL का मतलब अलेक्जेंड्रिया, V का मतलब वियना, और आपके L का मतलब लंदन। तो आपने पत्नी से कहा है जी बिल्कुल चलेंगे, अटल टनल चलेंगे, और ये अटल टनल वेरी लार्ज है, काफी लंबी है। चारों की पांचों आपको स्थान याद हो जाएंगे। और ये स्थान अनरियल हैं, क्योंकि आपको पता होगा हमने अनरियल सिटी को जब भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है तो हमने अनरियल सिटी के लिए हमेशा लंदन शहर की बात की है ना, ये आपको ध्यान होगा। आगे हम बात करते हैं इस चीज की कि देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सीन देखो फिर बदल रहा है, बड़ा ही प्यारा सीन यहाँ पर बदलेगा, और इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर एक औरत आपको दिखाई देगी, ये औरत क्या है, वही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम की बातें हैं। इनके बच्चे वगैरह मर चुके हैं, बच्चों के खोज में, मतलब बच्चों के दुख में ये रो रही हैं, और रो रही रोते रोते क्या है, ये पागलपन की स्थिति को प्राप्त कर चुकी है। तो यहाँ पर ए विमन, यहाँ पर विमन दिखाएगा एक ऐसी महिला को, इस पूरी लाइन को पढ़िए। ए विमेन ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर्स, एक औरत जिसने ड्रू, ड्रू का मतलब यहाँ हो जाएगा ओपन से, कि मतलब उस औरत ने अपने बाल खोल रखे हैं, ठीक है ना। एक औरत है जिसने अपने बाल यहाँ पर खोल रखे हैं, ठीक है ना, ये देखो, हर लॉन्ग हेयर्स आउट टाइट, है ना, उसके जो लंबे लंबे बाल हैं जो काफी टाइट थे ना, वो उसने खोल रखे हैं। और खोल कर क्या कर क्या रही है वो, जैसे फिडल होती है, फिडल होता है ना इंस्ट्रूमेंट, विस्पर म्यूजिक ऑन दोज स्ट्रिंग्स, तो इन बालों की लटों से, इन बालों की लटों को उसने पकड़ लिया है, और पकड़ के इस तरह से वो क्या कर रही है, उसको फिडल की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रही है। क्यों कर रही है ऐसा, क्योंकि ये औरत जो है किसको प्राप्त कर चुकी है, मैडनेस को प्राप्त कर चुकी है, ये चीज ध्यान रखना आप, है ना। ये औरत एक तरह से मैडनेस को प्राप्त कर चुकी है। अगर मैं ओवरऑल इसका बताऊं आपको, तो यहाँ पे एक ऐसी पिक्चर दिखाई गई है एक ऐसी औरत की जो कि पागल हो चुकी है, और वो अपने बालों से एक तरह से फिडल बजाने की कोशिश कर रही है, उस बालों को एक तरह से इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रही है, और एक गाना गाने की कोशिश कर रही है। क्यों, क्योंकि उससे वो अपना मॉर्निंग, अपना लेमेंटेशन, अपना विलाप दिखाने की कोशिश कर रही है।
देखिए दोस्तों, ये ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हुआ है रशिया रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट, है ना। क्योंकि जब रशिया रिवॉल्यूशन हुआ तो लोगों की काफी जानें गई, बेचारी इसके बच्चे की भी जान वगैरह चली गई। तो ये थोड़ा सा क्या है, उसको भूलने की कोशिश कर रही है। और रसिया रिवॉल्यूशन को यहाँ पर दिखाया गया है, जो यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में जो हुआ था, है ना। तो यहाँ पर एक विमन दिखाई गई है जिसने बाल खोल रखे हैं, थोड़ा परेशान सी वो महसूस कर रही है। और बालों को खोलकर इस तरह से भूतनियों की तरह बैठी है, फिडल बजा रही है बालों से। एंड बैट्स, यहाँ पर चमगादड़ भी दिखाए गए हैं, देखना है ना, ध्यान दो। यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको चमगादड़, बैट्स, जिनका फेसेस कैसा है, बेबी फेसेस। आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसे इंसेक्ट्स है जिनका यहाँ पर फेस, बेबी फेसेस दिखाया गया है। आगे वो बात करता है विसल्ड। अब विसल्ड का मतलब क्या होता है? आवाजें करना। तो ये चमगादड़ है ना, जो एक तरह से आवाजें कर रहे थे। उससे पहले एक लाइट, ये वॉयलेट लाइट का मतलब समझ लीजिए। वॉयलेट का लाइट का मतलब होता है इवनिंग टाइम, है ना। तो ये चीज आप ध्यान देना, वॉयलेट लाइट का मतलब क्या होता है, एक तरह से इवनिंग। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। तो वो कहता है कि यहाँ पर एक औरत है जिसने अपने बाल थोड़े से खुले हुए रखे हैं। वो अपने बालों को अपने दुख के कारण एक तरह से इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रही है, गाना गा रही है। वो अपने बच्चे की मौत पर दुख जता रही है। यहाँ पर ऐसे चमगादड़ भी दिखाए गए हैं जिनका फेस एक तरह से बेबी फेसेस की तरह है। ये बिल्कुल इवनिंग के टाइम पे विस्लिंग आवाज कर रहे हैं। एंड बीट देयर विंग्स, और बीट कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं देयर विंग्स, अपने पंखों को। आगे वो कहता है एंड क्रॉल्ड, ये एक तरह से क्रॉल कर रहे हैं, अपने हेड को, अपने सिरों को घुमा रहे हैं डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड एंड ब्लैक एंड वॉल, एक काली दीवार की तरफ। इसका मतलब ये जो चमगादड़ हैं काली दीवार पर अपना सिर नीचे लटकाए हुए हैं। आगे वो कहता है टोलिंग रेमिनिसेंट बेल्स एंड द कैप्टोर आवर्स, है ना। और इनमें से रेमिनिसेंट मतलब क्या होता है? पुरानी यादें ताजा हो जाना, एक तरह से नॉस्टैल्जिया टाइप। तो इसमें क्या हो रहा है, उनको पुराने टाइम की जो घंटियों की बजने की जो आवाजें हैं वो याद आती हैं। और ये घंटियों के बजने की आवाज हमको ये बताती हैं कि ये वेस्टलैंडर्स जो हैं स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर घंटियों के बजने की आवाज नहीं आती है। ये सारी चीज आपको ध्यान देते हुए चलना है। देखिए, आगे वो कहता है एंड वॉइसेस सिंगिंग आउट ऑफ एम्प्टी सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स का मतलब हालांकि जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लीजिए आप तालाब से, कि यहाँ पर जो वॉइसेस हैं वो आ रही है किसकी? सिंगिंग, यानी वॉइसेस कमिंग यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो आवाजें आ रही हैं वो आ रही है एम्प्टी सिस्टर्न्स की, खाली तालाबों की। एंड एग्जॉस्टेड वेल्स, और यहाँ पर बिल्कुल ड्राई वेल्स, सूखे हुए कुओं की। क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिकता नहीं है। और आध्यात्मिकता क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेस्टलैंडर्स मॉडर्न बनने के चक्कर में ज्यादा ही मॉडर्न बन गए हैं। इस चक्कर में पूरे मामले ऐसी तैसी हो गई है ना। आगे वो कहता है कि अब देखिए यहाँ पर इस चीज में वो वापस वापस एक तरह से चैपल पेरिलस की यात्रा की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब तक हम जो बात कर रहे थे, पहले हमने चैपल पेरिलस की बात करी, फिर अचानक बीच में आ गया आपका कौन सा मामला? बीच में आपका इमोस की बात करेंगे। और वापस अब जो अगली जो घटना आ गई है वो आ गई है चैपल की, है ना। ये ध्यान दो कि इन दिस डिकेड होल्स, है ना, कि इन दिस डिकेड होल्स अमंग द माउंटेन्स, कि यदि हम इन माउंटेन्स को देखते हैं तो इनकी स्थिति काफी डिके हो गई है ना। बिल्कुल छेद छेद की स्थिति हो गई है यहाँ पर। बिल्कुल ये पत्थर कट गए हैं, छट गए हैं, क्रैक्स यहाँ पर आ गए हैं। हमने पहले ही बात करी थी मड क्रैक्स की, कि भाई सूखा इतना पड़ गया है कि झोंपड़ियों के दरवाजे, दीवारें, उनकी दीवारें सब क्रैक हो चुकी हैं। इन द फेन मूनलाइट, है ना। तो मूनलाइट की यहाँ पर बात कर रहा है राइटर। और ग्रास की बात भी कर रहा है जो कि सिंगिंग कर रही है ना। तो चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल फेंट हो चुकी है ना। यहाँ पर इतना बेहोशी का सा माहौल हो चुका है। ग्रास भी एक तरह से सिंगिंग कर रही है। ओवर द टम्बल ग्रेव्स, है ना। तो ये सारे आपको अपीयरेंस याद रखने हैं कि भाई कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पर आए हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान देते हुए चलना है। अगर यहाँ गड़बड़ हो गई ना दोस्तों, तो फिर फर्स्ट ग्रेड का मामला पूरा बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में ज्यादातर वर्ड बेस्ड ही क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो पूछ लेगा किस पर? तो टम्बल गेव्स पर। फिर आगे वो पूरी चैपल की दोबारा बात करता है। और वो कहता है कि देयर इज एम्प्टी चैपल, यहाँ पर एम्प्टी है चैपल। चैपल एम्प्टी है मतलब यहाँ पर कोई लोग ही नहीं है। अबाउट द चैपल मतलब नियर द चैपल। यहाँ पर अबाउट का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? नियर। तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि यहाँ पर लोग हैं। एक मिनट, थोड़ा से ऊपर नीचे चला गया है। हाँ,
तो वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर बिल्कुल नियर, हम बात कर रहे थे नियर की, भाई इसमें नियर लिख लेना आप, है ना। अबाउट द चैपल देयर इज एन एम्प्टी चैपल, यहाँ पर कोई लोग ही नहीं है, ओनली द विंड्स होम, लेकिन यहाँ पर केवल हवा के चलने की आवाज आती है और कुछ भी नहीं है। इट हैज नो विंडोज, यहाँ पर कोई खिड़कियां भी नहीं है। एंड द डोर स्विंग्स, केवल दरवाजे यहाँ पर स्विंग कर रहे हैं। ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, और यहाँ पर हवाएं इतनी सूखी हैं कि वो भी किसी को हार्म नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। आगे वो कहता है ओनली ए कॉक ऑन रूफ ट्री, एक मुर्गा दिखाई दे रहा है ना रूफ ट्री पर, ये चीज ध्यान रखना, एक मुर्गा दिखाई दे रहा है रूफ ट्री पर, और उसका जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है को रिको, है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जो कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं इसलिए आपको बता देता हूँ इस चीज को, यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओनली ए कॉक स्टूड ऑन द रूफ ट्री। आपसे पूछा गया था वहां पर कि रूफ ट्री पर कौन खड़ा हुआ था, तो उसमें आपका आंसर बना था कॉक, है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। आपसे कर ये तो नहीं पूछेगा को कितनी बार आया है, लेकिन एक चीज अगर वो गलती से दे दे इसको थोड़ा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला सी है ना बस वही कैपिटल है, बाकी इसका हर लेटर स्मॉल है ना। बाकी को ये देखो, एक बार को, ये दो बार को, प्रॉपर तीन बार को, और चार बार को, वैसे तो टोटल छह आ गए हैं। तो रिको रिको, तो दो दो के अंतराल में रिको आ रहा है, तो पहला को फिर रिको, फिर को रिको। तो को और को में सिर्फ ये पहला ही लेटर कैपिटल है, बाकी सारे लेटर क्या है यहाँ पर स्मॉल। थोड़ा सा इसको भी ध्यान देखते हुए चलिएगा। देखो एग्जामिनर का कोई ईमान धर्म नहीं होता, मैं हमेशा हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ। अपन अपनी तरफ से तैयारी पूरी सुडौल रखें, ताकि उसको किसी भी तरह से अपने को अटकाने का चांस ही ना मिले, है ना। इन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, यानी एक तरह से यहाँ पर बिजली कड़क रही है, देन इट डंप गैस ब्रिंगिंग रेन, और फिर अचानक से यहाँ पर बारिश आ जाती है। देखो ये है लाइन गजब वाली बात, ये लाइन हिडन मीनिंग देती है आपको। इन ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, तभी यहाँ पर एक तरह से बिजली कड़कती है। देन इट डैम्प गस्ट ब्रिंगिंग रेन, और तब अचानक बारिश आ जाती है। बारिश आ जाती है, सिंबल है किसका है, कि हमको क्या मिल गया है, हमको मिल गया है होली ग्रेल, है ना। हमको होली ग्रेल मिल गया है, यानी बुद्ध भगवान वो जो जीसस क्राइस्ट है उनका जो होली ग्रेल है वो हमको मिल चुका है। इसका मतलब अब जो फर्टाइल लैंड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो जो हमारी जो वेस्ट लैंड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। तो ये है सिंबल किसका, फर्टिलिटी का सिंबल है। यानी अब एक तरह से पूरी जमीन क्या हो जाएगी, आपके बढ़िया से काम हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दिया उसने, इन ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग रेन देन ए डैम्प गस्ट ब्रिंगिंग रेन, की पहले बात तो ये बताओ ये कौन से पार्ट से उठाया गया है, तो व्हाट द थंडर सेड से उठाया गया है। ये पता कब लगेगा आपको कहाँ से उठाया गया है, जब इसका आपको अर्थ पता होगा। अर्थ कब पता होगा, जब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर ये भी नहीं पूछा, उसने यही पूछ लिया कि सिंबल किसका है, तो ये आपके फर्टिलिटी का सिंबल है। ये आपके होली ग्रेल को पा लेने का सिंबल है, कि हमको होली ग्रेल मिल गया है, इसका मतलब अब हमारी जमीन क्या हो जाएगी, बिल्कुल फर्टाइल हो जाएगी। देखिए आगे एक बात यहाँ पर कही गई है, और वो ये है कि जो टीएस एलियट ने जो रेफरेंसेस लिए हैं ना, वो केवल वहां से ही नहीं लिए, फॉरेन से ही, उसने कुछ रेफरेंस आपके इंडियन रेफरेंस भी लिए हैं, ये भी आपको ध्यान देना है ना। तो टीएस एलियट ने कुछ इंडियन रेफरेंस भी लिए हैं, और इंडियन रेफरेंस लिए हैं उसने गंगा के, है ना, गंगा नदी के। तो वो आगे कहता है इस बात को क्या, कि गंगा बस संकन, कि गंगा ऑलमोस्ट डूब चुकी थी, गंगा नदी क्या हो चुकी थी, डूब चुकी थी। एंड द लिम्फ लीव्स, अब देखो ये बात कितनी गजब तरीके से कहेगा इस बात को, कि गंगा नदी डूब चुकी थी, और जो लीव्स हैं वो भी क्या हो चुकी, लिम्प हो चुकी थी। लिम्प का मतलब क्या होता है, ड्राई। तो पत्तियां भी क्या हो चुकी थी, सूख चुकी थी। वेटेड फॉर रेन, और हर आदमी यहाँ पर किसका इंतजार कर रहा था, बारिश के होने का। वाइल, जबकि द ब्लैक क्लाउड्स गैदर्ड फ्रॉम डिस्टेंट, जबकि यहाँ पर जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो गैदर्ड हो गए हैं, वो डिस्टेंट दूर स्थित पहाड़ों पर इकट्ठा हो गए हैं। ओवर हिमवंत, हिमवंत का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर हिमालयन हिल्स, ये ध्यान रखना, कौन सी हिल्स है यहाँ पर, हिमालयन हिल्स, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखना। द जंगल क्राउज्ड, जंगल भी एक तरह से क्राउच होने लग गए थे, सिकुड़ने लग गए थे। हमड इन साइलेंस, हर तरफ से केवल साइलेंस ही साइलेंस था। देन स्पोक द थंडर, फिर तभी ही थंडर की आवाज आती है, और प्रजापति बोलते हैं दा दा दा। अब ये पहला दा है आपका, इसको ध्यान से समझना, एक्चुअल में सारे ही दा को ध्यान से समझना है। तो आपको ये चीज कहते हैं पहला दा, पहला दा, इसका मतलब क्या है, दाता। देखिए जब हम इन दाता फलाना ढिमकाना की बात करेंगे, तो पहला तो ये ध्यान रख लेना, पहले दा, और पहले दाता का मतलब, पहले दा का मतलब क्या है, दाता। दाता का मतलब होता है टू गिव, किसी भी चीज को देना। दूसरा, ये जो पहला दा है ना दोस्तों,
ये भगवान ने कहा था ह्यूमन के लिए, ये इंटरप्रिटेशन है, ये अपने अपने हिसाब से अपन ने लगाए हैं ना। पहला दा ह्यूमन के लिए लिखा गया था, और जो दूसरा दा है वो डेमंस के लिखा लिए था, यानी देवताओं वो राक्षसों के लिए था, है ना। ये चीज ध्यान रखने की बात है आपको। पहला दा किसके लिए था? ह्यूमंस के लिए था। और दूसरा दा किसके लिए था? डेमंस के लिए था, राक्षसों के लिए था। अब यहाँ पर कहता है कि पहले हमारा उद्देश्य पहले दा के बारे में बात करना है, तो आपसे पूछेगा पहला दा किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। यहाँ पर जो सुझाव आएंगे, यहाँ पर जो सलाह आएगी ह्यूमंस के लिए आएंगी। अब कहेगा दाता। अब दाता कहेंगे क्या? देखो वो है चीज देखने की। तो व्हाट हैव वी गिवन मतलब हमने क्या दिया है, ये क्वेश्चन ध्यान देना की बात है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस संबंध में। मैं इसको थोड़ा सा पेन पे ले आता हूँ, है ना। तो देखिए, हाँ, ये पेन पे आ गया है, देखो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपसे, ये दाता के संबंध में। क्योंकि आपसे पूछेगा कि व्हाट हैव बी गिवन का संबंध किससे है? दाता से है, दयाद्वम से है, दम्यता से है। तो आपको बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन है व्हाट हैव बी गिवन। गिवन का मतलब देना। देने की बात किसने कही है? दा ने। पहला दा जो कि ह्यूमन को देने की बात करता है, दाता। कि आखिर हमने दिया क्या है, हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देने की बात कर रही गई है कि आप दयावान बनो, आप दो लोगों को, अगर आपकी क्षमता है तो आप लोगों को दो। तो वो कहता है माय फ्रेंड, मेरे मित्र, ब्लड शेकिंग, ब्लड शेक कर रहा है, माई हार्ट, मेरे हृदय में। यानी जब मैं सोचता हूँ, व्हेन आई थिंक, तो माई ब्लड स्टार्टेड टू शेक, स्टार्ट्स टू शेक, तो मेरा हृदय एक तरह से धड़कने धड़कने लगता है। तो आप पहली चीज तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए कि भाई पहले दा। पहले दा का मतलब क्या है? मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिख लीजिए। पहले दा का मतलब लिख लीजिए आप, सामने लिख लीजिए टू गिव, है ना। टू गिव। दूसरे दा का मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी दा ही है, और इसका मतलब लिख सकते हैं टू सिंपैथाइज, यानी किसी को सिंपैथी देना, करुणा देना। तो ये चीज भी आप लिख लीजिए, टू सिंपैथाइज। ठीक है ना। और तीसरा दा का मतलब हो जाएगा सेल्फ कंट्रोल। याद रखना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर एग्जामिनर मिलवा ले आपसे, तो ये सारी चीजें हमको मिलाकर देनी है ना। तो पहले दा का मतलब क्या हो जाएगा? गिव, किसी को देना। दूसरे दा का मतलब सिंपैथाइज, और तीसरे का मतलब क्या हो जाएगा? सेल्फ कंट्रोल। तो वो कहता है हमने आखिर दिया क्या है मेरे दोस्त? जब मैं इस बारे में सोचने लगता हूँ, तो मेरा हृदय में क्या हो जाता है? मेरा खून उबलने लगता है, शेक करने लगता है। द ऑफुल डेयरिंग ऑफ मोमेंट सरेंडर। और इस भयानक क्षण में मैं अपने आप को सरेंडर पाता हूँ, यानी अपने आप को बिल्कुल बेबस पाता हूँ, विवश पाता हूँ। विच एन एज ऑफ प्रूडेंस, ये एक प्रूडेंस की एज है, एक बुद्धिमानी की एज है। कैन नेवर रिट्रेट, जो भी वापस नहीं आ सकती है कभी भी। रिट्रेट का मतलब वापसी। बाय दिस, इस समय तक, एंड दिस ओनली, और केवल इसी समय तक, वी हैव एग्जिस्टेड, यानी हम अभी तक जिंदा हैं। वी इज नॉट, विच इज नॉट बी फाउंड इन आवर ऑबिटरीज, जो कि हमारी ऑबिटरीज मतलब मेमोरीज, जो कि हमारी यादों में कहीं भी पाई नहीं जाती है। और इन मेमोरीज और इन यादों में ड्रैप्ड बाय बेनिफिशिएंट स्पाइडर, यानी अब ये कितनी बात कह रहा है कि बेनिफिशिएंट स्पाइडर मतलब लाभ देने वाली चीजें। ये कह रहा है कि भाई कोई आदमी दान देगा, लेकिन दान देने का क्रेडिट तो मिलना चाहिए उसको। अगर वो क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा तो वो दान क्यों देगा? तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई ये कोई बुद्धिमानी नहीं है जो तुम कह रहे हो जिस बात को, है ना। कैन नेवर रिट्रैक्ट, की दान की तुम उम्मीद मत करो कि तुमको कोई पलट के मिलेगा, तुमको ज्यादा वापस मिलेगा। बाय दिस एंड दिस वी हैव एग्जिस्टेड, वी इज नॉट बी फाउंड इन एबिटरीज, ये तो हमारे इतिहास में कभी पाया ही नहीं जाता है। क्योंकि हमारी मेमोरीज में इंसान को ऐसा चाहिए कि इन दोनों लाइनों को मैं मीनिंग बताता हूँ कंबाइंड रूप से, क्योंकि कंबाइंड रूप से ही ज़्यादा अच्छा मीनिंग दे पाएंगी, है ना। कि और इन मेमोरीज ड्रेप्ड बाय द बेनिफिशिएंट स्पाइडर और अंडर सील्स ब्रोकन बाय द लीन सॉलिसिटर। सॉलिसिटर का मतलब क्या है यहाँ पर? एक जनरल एडवाइज़र, एक तरह से लीगल एडवाइज़र कह सकते हैं, है ना। तो सॉलिसिटर तो आप जानते ही है ना। तो कह रहा है कि जो दान हमने दिया है वो ना तो हमारे मृत्यु के शोक गीतों में लिखा जाएगा, ना ही वो दान हमारी कब्रों पे लिखा जाएगा, और ना ही वो दान हमारी वसीयतों में लिखा जाएगा। तो ऐसा दान देने का फायदा क्या? तो भैया दान, कहते हैं ना कि दान तो इस तरह से देना चाहिए कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, उसे कहते हैं दान देना। ऐसा थोड़ी है कि आप 2 रुपए दान दो, जैसे कि आजकल चलता है ना। आपने रील्स भी देखी होगी कि एक केला दान देते हैं और 8 हाथ लगा लेते हैं, और हाथ के पीछे हाथ लग रहा है, हाथ के पीछे हाथ लग रहा है, बेचारा एक केला लेने वाला सोचता है कि यार मुझे कितना बड़ा दान दे रहे हैं। तो ऐसा दान देने का फायदा भी क्या है? ऐसे दान देने का भी कोई फायदा नहीं है। दान दो तो ऐसे दो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। तो ये है पूरा की पूरा मामला। अब हम बात करते हैं दूसरे दान की। ये है दूसरा दा। दा का मतलब यहाँ क्या है? दा का मतलब है यहाँ पर दयाध्वम। दयाध्वम का मतलब क्या हो गया? टू कंपेशनेट, मतलब किसी भी चीज में कंपेशन करना, दया करना। अब
पहला तो दान देने वाली बात हो गई, दूसरा है दया करने वाली बात। क्योंकि आप वर्ड को अगर पकड़ के चलें तो वर्ड में आपको मतलब दिख जाएगा DAYA, दया, है ना। तो दया करने की वाली बात है। वो कहता है आई हैव हियर्ड द की, मैंने एक ऐसी चाबी के बारे में सुना है, टर्न इन द डोर वंस द टर्न वंस ओनली, कि मैंने एक चाबी के बारे में सुना है जो कि अगर एक बार दरवाजे में लग जाए ना तो केवल एक ही बार लगती है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे दरवाजे को दोबारा खोला नहीं जा सकता। ये OTP टाइप की चीज़ें हैं, यानी वन टाइम पासवर्ड टाइप की चीज़ें, कि एक बार खुल गया तो खुल गया, दोबारा एक पास OTP से कोई भी दोबारा एक्सेस किया नहीं जा सकता। तो मैंने एक ऐसी चाबी के बारे में सुना है, ये कथन किससे संबंधित आएगा? दयाध्वम से। क्वेश्चन याद कर लेना, एक एक चीज़ के क्वेश्चन बनेंगे जब ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर क्या कहता है कि भाई चाबी चाहे कोई भी हो, चाबी ऐसी होनी चाहिए कि इंसान का काम तो कम से कम सिद्ध हो। तो वो यही कह रहा है कि भाई दया ध्वम का मतलब कंपेंशनेट करना है, किसी भी चीज़ को आराम से दया करो, करुणा करो किसी आदमी पर, अगर आप इस चीज़ के एबिलिटी में हो, अगर आप इस चीज़ के सक्षम हो, इस चीज़ के लिए एबल हो, है ना। तो एबिलिटी कहना तो गलत है ना। तो वो कह रहा है कि दयाध्वम मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये क्वेश्चन है किसका, कि आई हैव हियर्ड द की, ये दयाध्वम से रिलेटेड क्वेश्चन है। टर्न इन द डोर, तो अगर मैंने ऐसी चाबी के बारे में सुना है, अगर किसी को एक बार लगा दिया जाए तो दोबारा उसको यूज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब उस चाबी से दोबारा दरवाजा नहीं खोला जा सकता। वी थिंक ऑफ द की, इस तरह की चाबी के बारे में हम सोचते हैं। ईच इन हिज प्रिजन, हर व्यक्ति अपनी ईगो के जेल में बंद है। प्रिजन कौन सी है? ये ईगो की प्रिजन है, अहंकार की प्रिजन है, कि हर व्यक्ति अपने अहंकार की जेल में बंद है। थिंकिंग ऑफ द की, और उस चाबी के बारे में सोचता है। ईच कन्फर्म से प्रिजन, हर आदमी अपनी प्रिजन को कंफर्म भी करता है। ओनली एट नाइटफॉल, एथर्नल रूमर्स, और ये सारी चीजें क्या हैं? एक तरह से नाइटफॉल हैं, इंसान के पतन की ओर चलती है, ये सारे रूमर्स हैं। रिवाइव फॉर ए मोमेंट ए बोकन कोरियोलेनस, अब देखो ये रिवाइव करता है एक क्षण के लिए। अब ये कोरियोलेनस वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। अभी कोरियोलिनस क्या है? ये रेफरेंस है, शेक्सपियर का प्ले है, उसका एक रेफरेंस है। इसमें ये क्या होता है, एक ब्रेव सोल्जर होता है जो कि फुल ईगो से भरा हुआ होता है ना। और बाद में वो ईगो ही उसके डाउनफॉल का रीजन बन सकता है, बन जाता है। तो आप कोरियोलिनस के ऊपर थोड़ा सा रेफरेंस ब्लॉक मार के आप लिख सकते हैं, मैं जैसा लिखा रहा हूँ कि कोरियोलिनस इज अ ब्रेव सोल्जर विद फुल ऑफ ईगो, एंड ईगो बिकम द रीजन ऑफ हिज डाउनफॉल, है ना। वही ईगो उसके डाउनफॉल का रीजन बन जाता है। ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है। तो आपको याद करना पड़ेगा कोरियोलिनस का जो रेफरेंस था वो किससे संबंधित था, वो भी दयाध्वम से संबंधित था, ठीक है ना। अंतिम जो दा आता है वो आता है आपका दम्यता, ठीक है, ये है अंतिम दा, दम्यता। आगे वो कहता है कि द बोट रेस्पॉन्ड, कि जो जिंदगी की जो नाव है ना वो बहुत अच्छे से चलती है ना, बोट रेस्पॉन्ड करती है। अब ये बोट कौन सी है? ये हमारी जिंदगी की बोट है, यानी हमारी जो जिंदगी की बोट है बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स करती है। गेली, गेली मतलब बहुत खुशी से चलती है, फाइनली यानी अच्छे से चलती है। टू द हैंड एक्सपर्ट विद सेल, यानी अगर किसी एक्सपर्ट के हाथों में हमारी जिंदगी की नाव हो, यानी अगर हमारे खुद के निर्णय हमारी जिंदगी के प्रति अच्छे हों तो हमारी जिंदगी की नाव बहुत अच्छे से चल सकती है। विद सेल एंड ओर, यदि वो एक्सपर्ट के हाथ में हो और उसकी पतवार एक एक्सपर्ट के हाथ में हो। द सी वॉज काम, क्योंकि समुद्र बिल्कुल शांत था। योर हर्ट वुड हैव रेस्पॉन्ड, तुम्हारा हर्ट रेस्पॉन्ड करेगा गेली, शांति से, खुशी से, प्रसन्नता से, आनंद से। व्हेन इनवाइटेड, जब उसको इनवाइट किया जाएगा। बीटिंग ओबीडियंट, तो कहने का मतलब हमारा हृदय भी हमारी बात सुनेगा, है ना। टू कंट्रोलिंग हैंड्स, यानी हमारा हृदय हमारी बात को सुनेगा, लेकिन उसके लिए हमारा एक जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या हो जाएं, ओबीडियंट हो जाएं, आज्ञाकारी बन जाएं। अगर आज्ञाकारी हो जाएंगे तो हमारा हृदय भी हमारी बात सुनेगा, क्योंकि जब हमारे अंदर अच्छाई होंगी ना तो हमारी बॉडी के अंदर तो हर पार्ट्स में अच्छाई होगी। तो अगर आपको अच्छाई को दिखाना है, आपको अच्छाई को रखना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में अच्छाई लाओ, तभी आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो T.S. एलियट यहाँ पर यही कहते हैं कि जिस तरह से वेस्टलैंडर्स ने चैपल पेरिलस की यात्रा करके, उधर इमोस की यात्रा करके अपनी वेस्टलैंड को फर्टाइल कर लिया था, उसी तरह से आप लोग भी 3 दा का इस्तेमाल करके, दाता, दयाध्वम, दम्यता का इस्तेमाल करके आप भी अपने जिंदगी को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। यानी किसी पर दया, किसी को देने से, किसी पर दया करके और किसी को कंपेशनेट करके, इन सब चीजों से आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है दम्यता, यानी सेल्फ कंट्रोल। यानी जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है वो अपनी जिंदगी के साथ भी अच्छा नहीं करता है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए मित्रों।
अब इसके फाइनल टच की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये 4-5 लाइन बड़ी ही प्यारी लाइन इसमें आने वाली हैं। तो ये टायरेसियस यहाँ पर कहेगा, देखो आपको सबको पता है आय टायरेसियस कहाँ पर आया था, मैं बार बार उसको बोलकर आपकी समय खराब नहीं करूंगा, और मैं आप पर बिल्कुल शक नहीं करूंगा, आपका अगर जिम्मेदारी बनती है, अगर कुछ समझते हैं तो आई टायरेसियस कौन से पार्ट में आया था, इस बात को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मुझे कोई कमेंट के पैसे नहीं मिलते हैं, नहीं आपको भी पता है कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आमतौर पर विद्यार्थियों से उन प्रश्नों के ऊपर जरूर लिखने के लिए कहता हूँ जो कि उनको फायदा कराएं, उनके याद को बढ़ाने में, कि हाँ मैंने एक तरह का इस तरह से कमेंट किया था और ये मुझे यहाँ पर बेनिफिट दे जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल 5-7 लाइनें जो बच गई हैं वो हम खत्म कर लेते हैं, और इसके बाद हमारा पूरा वर्क खत्म हो जाएगा। टेक्स्ट कहता है कि फिशिंग आई, मैं सेट बैठा हुआ था अपॉन द शोर, उस किनारे की ओर, मैं उस किनारे पर बैठा हुआ था, फिशिंग कर रहा था। कौन है, टायरेसियस कह रहा है कि मैं किनारे पर बैठा हुआ था, फिशिंग कर रहा था, विद द एरिड प्लेन बिहाइंड मी, और मेरे पीछे केवल एरिड प्लेन था। यहाँ पर एरिड का मतलब क्या है, यहाँ पर एरिड का मतलब है इनफर्टाइल, है ना। तो फर्टाइल तो है ही नहीं है, इनफर्टाइल है ना, बंजर जमीन है। एरिड, एरिड अपन पढ़ते हैं ना जब कॉपेन थॉर्नथवेट का मतलब क्लाइमेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो एरिड वर्ड पढ़ते हैं हम, शुष्क, है ना। तो कहता है टायरेसियस कि मैं उस किनारे पर बैठा हुआ था, फिशिंग कर रहा था, मेरे पीछे की सारी जमीन बंजर थी। शैल आई एट लीस्ट सेट माई लैंड्स इन ऑर्डर, कि काश मैं इस अपनी जमीन को रिवाइव कर पाता है, यानी लिख सकते हैं, अगर आप इसको भूल जाएंगे बाद में मुझे पता है, तो आप लिख सकते हैं इस लाइन की ओर, शुड आई ट्राई टू रिवाइव इट, कि क्या मुझे इस जमीन को बचाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए, यही लिखना एज इट इज। शुड आई ट्राई टू रिमूव वो रिवाइव इट, यानी मुझे इस जमीन को रिवाइव करने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए क्या, क्योंकि ये जमीन बंजर हो चुकी है। अब मैं क्या करूं, इसके कौन से प्रयास मुझे करना चाहिए। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग, लंदन का ब्रिज भी गिर चुका है। डाउन फॉलिंग, डाउन फॉलिंग, फॉलिंग डाउन, इस तरह से कि वो भी एक तरह से गिर चुका है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइनें दी गई हैं जिनको प्रोनाउंस करना भी इम्पॉसिबल है, और कम से कम हमारे लिए तो इम्पॉसिबल ही है। पोई, ओस्क्यो, लेन, फोको, क्या क्या है जो अनाप शनाप, इनके क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपसे, इसलिए मैं आपको इनके रेफरेंसेस बता देता हूँ कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ है। देखिए पहले तो सबसे मतलब पहले तो इन मतलब लाइनों का मतलब आप समझिए। ये लाइनें कहती क्या हैं, ये लाइनें कहती हैं कि हर इंसान के जीवन में सफरिंग है, हर इंसान के जीवन में दुख है, दर्द है, लेकिन वो उस दुख और दर्दों से मुक्ति पा सकता है। वो उन दुख और दर्दों से मुक्ति पा सकता है उन 3 रास्तों को अपनाकर, जो कि है दा, दा, दा। अगर उन 3 रास्तों को हमने अपना लिया, हमने किसी पर दया करी, हमने किसी को दान दिया, हमने अपने आप पर नियंत्रण किया, तो हर इंसान अपने दुखों को कंट्रोल कर सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब हमारा जो पर्पस है वो बात करते हैं इसके रेफरेंस की। देखिए सबसे पहले एक चीज आप याद रखिए, जो लाइन नंबर 1 है ना, ये लाइन नंबर 1 भी तो कहीं ना कहीं से रेफरेंस लिया गया होगा। इस लाइन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपने दांते एलिगरी का नाम सुना होगा, है ना, और दांते का एक वर्क रहा है, तो पहले मैं तो नाम लिख देता हूँ, दांते, है ना, DANTE। दांते एलिगरी का नाम आपने सुना होगा। दांते का एक वर्क रहा है, दांते इन्फर्नो, है ना, तो इन्फर्नो का रेफरेंस है INFERNO। दांतों के इन्फर्नो का रेफरेंस लिया गया है। उसमें वो बात करता है कि एक पॉइंट किस तरह से एक नर्क की आग में जल रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज द रेफरेंस ऑफ दांतेस इन्फर्नो, एंड इन दिस लाइन ही टॉक्स अबाउट अ पॉइंट हु इज बर्निंग इन द हेल, फायर ऑफ हेल, ऐसा लिख सकते हैं, फायर ऑफ हेल, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें कवि ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो कि नर्क की आग में जल रहा है। दूसरी लाइन जो है, ये हमारी ये हमारी लाइन नंबर 1 थी, है ना। दूसरी जो लाइन है क्वांडो वाली, ये देखिए, ये लाइन किसकी लाइन है, ये आपके फिलोमेला का रेफरेंस है, क्योंकि इसमें आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो आपको स्वेलो स्वेलो से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फिलोमेला बनी थी ना, फिलोमेला, प्रोकने, टेरियस, तो ये किसकी कहानी रेफरेंस है, ये आपके फिलोमेला की रेफरेंस है, आप इनको लिख लीजिए, और इसको तो आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तीसरा जो ये तीसरी जो लाइन है, ली प्रिंस डी वाली, है ना, ये एक्वेंटेंट लेबर एबोविल क्या नाम सनाब जो लिखा हुआ है, ये लाइन का रेफरेंस आपका लिया गया फ्रेंच राइटर की एक सोनेट है ना। तो एक फ्रेंच राइटर है, उसकी सोनेट मैं इसको लिख देता हूँ आपके, फ्रेंच राइटर की सोनेट है, और उसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, द, जो लिख रहा हूँ उसको एज इट इज लिख लीजिएगा आप। DISINHERTIATE, है ना।
तो इसको ध्यान रखना, डिसइनहेरिटेट है ना। तो उसके वर्क, जो फ्रेंच राइटर का एक वर्क है डिसइनहेरिटेट, वहां से लाइनें ली गई हैं, और सोनेट है, ये सोनेट से उठाई गई एक लाइन है, ठीक है ना। आगे वो कहता है, दीज फ्रेगमेंट्स, ये जो टुकड़े हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, आई हैव शोड अगेंस्ट माई रूम्स, जिसको कि मैंने आपके सामने पेश किया है। कौन से टुकड़ों की बात कर रहा है मित्रों? ये टुकड़ों की बात कर रहा है, इन टुकड़ों की, जो तीन लाइन है ना, अलग अलग टुकड़े, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, इन टुकड़ों की बात कर रहा है। ये जो टुकड़े हैं जो मैंने अजीब अजीब तरीके से आपके सामने पेश किए हैं, मैं इनको आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। आगे वो कहता है कि वाई टेल, वो सॉरी, वाई देन आई विल फिट यू, कि भाई मैं किस तरह से इन बातों को फिट करूं, कैसे मैं इन टुकड़ों को फिट करूं। अब यहाँ पर हीरोनिमो और मैड एगेनी का एक रेफरेंस लिया गया है, जो कि थॉमस किड के एक वर्क से लिया गया है, जिसमें उनका वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, है ना। थॉमस किड के बारे में आप सब जानते हैं, और मुझे नहीं लगता कोई शायद विद्यार्थी होगा जो उसके बारे में, उसके नाम के बारे में नहीं जानता होगा। और नहीं भी जानता हो तो कम से कम हम इतना तो लिख ही सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है ना। तो थॉमस, हाँ, ये पेन चला गया था, तो ये देखो, थॉमस KYD, है ना। थॉमस किड का एक वर्क है द स्पेनिश, है ना, इस तरह से, द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये उनका वर्क है, वहां से उठाई गई एक लाइन है ना। और लास्ट में वो कहता है इस बात को कि द द द यानी दाता, दयाध्वम, दम्यता। वो कहता है कि अगर एक इंसान अपने जिंदगी में दाता का रूप ले ले, अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में दयाध्वम यानी कंपेंशनेट होने का, करुणा दिखाने का रूप ले ले, और एक इंसान दम्यता यानी अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल कर ले, तो उसकी जिंदगी में आ जाएगी शांति, शांति, शांति। तो ये था दोस्तों आपका वेस्टलैंड। कहने का तात्पर्य आपका इतना ही है कि हर इंसान को अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता है तो अपनी ज़िंदगी को सुखद नहीं बना सकता है। इंसान हमेशा वही दुख पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चाहने की इच्छा रखते हैं। आज आप जो विद्यार्थी हैं जो कि अभी बेरोजगार की स्थिति में हैं, वो ये सोचते होंगे कि बस एक बार नौकरी मिल जाए फिर मैं ये गाड़ी निकलवा लूँगा, वो गाड़ी निकलवा लूँगा, और आपको पता लग जाएगा जब नौकरी लगेगी तो क्या निकलवा लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि जब आपकी नौकरी लगेगी, जब आपके 31,750 या 790 कुछ रुपए इस तरह से मिलते हैं, कभी कभी 950, वो तो वेरी करते रहते हैं। जब 2 साल तक इसी इसी तनख्वाह में गुजारा करना पड़ेगा, है ना। और शादीशुदा आदमी है तो बेचारा वो क्या ही करेगा। इसके बाद आप बन जाएंगे जब आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड हो जाएगा, जब आपकी करीब 68-70 हज़ार के आसपास बैठ जाएगी, सालों करेंगे तब जाकर आपका, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कोई क्या गाड़ी खरीद सकता है। वो सिर्फ सपने हैं जो इंसान को परेशान करते हैं, और जो इंसान इन सपनों के रास्ते में आने वाली समस्याओं को सुलझा लेता है वो इंसान सफलता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ज़्यादा इतना भी हवा में इंसान को नहीं उड़ना चाहिए कि इंसान दुख पाए, है ना। तो अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए कि भाई अगर नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, मैं ज़िंदगी में भूखा नहीं मरूंगा। भगवान ने अगर मेरे को स्वस्थ शरीर दिया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं, तो मैं कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ डंका तो कर ही लूँगा। जैसा कि वो 3 इडियट्स में कहता है ना राजू रस्तोगी, कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ डंका कर ही लूँगा। तो ये वर्क को लगाने का आपके उद्देश्य RPSC का यही है, ताकि इंसान अपने आप के अंदर के जो जानवर है उसको सुधार सके, वेस्टलैंडर्स की तरह वो ट्रीट ना करे, सिर्फ लस्ट और सेक्स परवर्जन की तरफ वो ना मूव करे, वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियन की तरफ ध्यान रखे। ये वर्क में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने का रीज़न भी यही है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा मॉरलिटी के जो शिक्षाएं हैं वो यही वर्क सिखाता है। इसीलिए कम से कम इसमें से 6 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, और ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, यानी 6 से 8 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इसमें से। छोटा सा वर्क है, और आपको आई थिंक मज़ा भी आया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप बताएं। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ें बहुत, ऐसी हम भगवान से दुआ करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।